हेलो फ्रेंड्स, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के पार्ट 6 से, जो कि पहले जो गवर्नर थे, जो किसने कब तक शासन किया, कौन गवर्नर थे और अपने काल में क्या क्या उसने काम किए, आज हम उस सभी के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाएं जो परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी कारगर साबित होंगे। जैसे जो हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें हमारा बिहार शिक्षक परीक्षा, पीसीएस, यूपीएससी, एमटीएस, पुलिस, सीटेट, टेट, केबीएस, डीएसएसबी, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। जिस एग्ज़ाम में आने वाली एग्जाम्स में अगर इतिहास पूछा जाएगा तो इनमें से ही क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें और इसमें हम आपको हर एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलो देखते हैं हम अगला पहला पॉइंट अपना। हमारा पहला पॉइंट है लॉर्ड ऑकलैंड। जो एक गवर्नर थे लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक ये गवर्नर रहे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए या फिर इनके शासनकाल में जो भी हुआ वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमारा जो दूसरे नंबर पॉइंट पर है, इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। जो इनकी समय की जो पहली जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी आंग्ल और अफगान का युद्ध, जो कि 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक हुआ। जो 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक रोड का मरम्मत करवाया। इसने 1839 ईस्वी में जो कलकत्ता से दिल्ली तक का जो रोड था तो उसका इसने मरम्मत करवाया था। अगला पॉइंट, इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। जो ब्रिटिश संसद ने भारतीय जो विद्यार्थी थे उन्होंने डॉक्टर की शिक्षा के लिए जो विदेश जाने के लिए जो अनुमति दी थी जो संसद ने, वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही दी थी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जो अभी आपने देखे वो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में थे। जो अगले गवर्नर हैं हमारे, वो गवर्नर थे लॉर्ड एलिनबरो, जो कि 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहे। जो इनका कार्यकाल था लॉर्ड एलिनबरो का 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा। इनका पहला पॉइंट देखते हैं 6 नंबर। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जो सिंध था वो अगस्त में 1843 ईस्वी में उसे पूरी तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने अपने साथ मिला लिया था। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। जो दास प्रथा की जो उन्मूलन हुआ वो इसी के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड एलिनबरो के। और कब हुआ था? 1843 के जो एक्ट 5 के द्वारा। जो 1843 एक्ट, जो 1843 के एक्ट 5 था उसके द्वारा हुआ था। ठीक है, जो लॉर्ड एलिनबरो जो कि 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासनकाल किया। तो देखते हैं अगले। जो हमारे अगले
गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। इनका शासनकाल 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने समय में जो कार्य किए वो कुछ इस प्रकार थे। 9 नंबर पॉइंट है, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। जो इसके समय की लॉर्ड हार्डिंग के समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी जो प्रथम आंग्ल और सिख के युद्ध जो हुआ था, सिखों के बीच युद्ध हुआ 1845 से 1846 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज विजयी हुए, जिसमें जो आंग्ल और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला पॉइंट है, इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले के समय में नरबलि यानी कि जो इंसान होते थे उनकी बलि दी जाती थी। तो इसने अपने समय में, जब ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, तो इन्होंने अपने समय में जो नरबलि की जो प्रथा चलती थी उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। देखते हैं अगले गवर्नर। जो हमारे अगले गवर्नर थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये शासन में रहे और इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए। देखते हैं इनका पहला पॉइंट 12 नंबर, द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक रहा चला तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन, जो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी में हुआ और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। जो कोहिनूर हीरा था, जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था, वो लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर थे, जो जनरल गवर्नर, इन्हीं के टाइम में जो महारानी विक्टोरिया थी, जो कि इंग्लैंड की या उस समय की जो ब्रिटेन था उसकी जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके लिए इसने भिजवा दिया था। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जो द्वितीय आंग्ल और बर्मा युद्ध जो हुआ सन 1852 ईस्वी में, लोअर बर्मा एवं पिगू, जो दोनों राज्य थे, इनको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है 14 नंबर 14। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। डलहौजी ने सिक्किम पर जो अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, ठीक है, लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। किस पर? सिक्किम पर अधिकार कर लिया। किसने किया? डलहौजी ने। देखते हैं अगला पॉइंट। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। जो 1852 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने एक कमीशन की स्थापना की, जिसे इनाम कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य था जो भूमिकर रहित जागीरदार थे उनसे उनकी भूमि को छीनने। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। जो डलहौजी का जो शासनकाल था, जो इसका व्यपगत सिद्धांत था, इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए हुए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में,
और उदयपुर मध्य प्रदेश, उदयपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये 1852 ईस्वी में, और झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1853 ईस्वी में, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है 1854 ईस्वी में इसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए थे। देखते हैं अगला पॉइंट। जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो अभी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की, जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है। यहाँ जो ऊपर देख रहे हैं ये सभी 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, उसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी इसका जो शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का, इनका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक चला। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है 17 नंबर 17। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। जो अवध था उसको कुशासन का आरोप लगाया, पहले किसने लगाया? लॉर्ड डलहौजी ने। कुशासन का आरोप लगाकर उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। जो वाजिद अली शाह था वो अवध का नवाब हुआ करता था उस समय। लॉर्ड डलहौजी ने उस पर कुशासन का आरोप लगाकर और उसे अपने अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। कुशासन का मतलब जो नवाब वाजिद अली शाह था वो अपना शासनकाल सकुशल नहीं चला पा रहा था, उस पर कुशासन का आरोप लगाया और उन्होंने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में या राज्य में शामिल कर लिया। देखते हैं अगला पॉइंट 18 नंबर 18। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और नौसेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। जो लॉर्ड डलहौजी था इसने जो तोपखाने थे, जो तोपखानों का मुख्यालय था पहले कलकत्ता में हुआ करता था, इसने अपने समय में वहाँ से यानी कि कलकत्ता से अपना स्थानांतरित किया या वहाँ से अपना हटाकर मेरठ में ले आया और अपना यहाँ पर स्थापित कर दिया। और जो सेना का मुख्यालय बनाया इसने, सेना का मुख्यालय इसने शिमला में बनाया। कहाँ बनाया? शिमला में। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है 19 नंबर यानी 19। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पेच को लागू किया। जो इसने शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पेच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्ला वर्नेक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया। जो लॉर्ड डलहौजी ने जो शिक्षा संबंधी सुधारों में 1856 ईस्वी में जो वुड डिस्पेच लागू किया था, तो इसके अनुसार जो जिले थे एंग्ला और वर्नेक्युलर, तो इसमें इस जिलों में एंग्ला वर्नेक्युलर स्कूल और प्रमुख नगरों में सरकारी स्कूल, जो प्रमुख नगर थे उनमें सरकारी स्कूल बनाए। और 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा मुंबई। तो इनमें एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथ ही में प्रदेश में एक शिक्षक निदेशक नियुक्त किया और प्रदेश में जो राज्य हुए थे तो उनमें एक एक जो शिक्षा निदेशक था उसमें एक एक नियुक्त कर दिया गया। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है 20 नंबर। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। जो भारत में जो रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है।
इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। जो भारत में जो रेल सेवा थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई, जिसके बीच में कुल दूरी थी 34 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर, जो कि प्रथम रेल चलाई गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो बम्बई से ठाणे तक। और पूछा जाए कि रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 21 नंबर। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करवाया। जो किया इसने, भारत में पहली बार जो डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, 1854 ईस्वी में, जो कि पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत, जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट था उसके तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। देखते हैं अगला पॉइंट। अगर पूछा जाए कि जो पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है 22 यानी 22 नंबर। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने, जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने पृथक रूप से जो भारत में पहली बार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। जो सार्वजनिक निर्माण था उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। इसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने एक लोक सेवा आयोग की भी, लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। वो कब की थी, 1854 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की। जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने पहली बार जो बिजली संचालित की, जो तार डाली गई, बिजली की जो लाइन बनाई गई थी, वो कलकत्ता में और आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली बार बनाई गई थी। जो बिजली संचालित तार सेवा किसने शुरू की थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है 25 नंबर 25। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, इसमें देखना पड़ेगा, और इसके लिए सॉरी। देखते हैं अगला पॉइंट। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की। लॉर्ड डलहौजी था, इसने भारतीय नागरिक सेवा हेतु जो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा थी, वो इसी ने ही शुरू की थी। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 27 नंबर 27 सॉरी। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। जो डलहौजी था, जो कि एक प्रथा थी भारत में, नरबली प्रथा, जिसमें इंसानों की बलि दी जाती थी, उस पर रोक लगाने का भी प्रयास किया था, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए।
देखते हैं अगला पॉइंट। अब हमारे आ गए हैं अगले गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक यह गवर्नर जनरल रहे। हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं 28 नंबर, लॉर्ड कैनिंग के बारे में। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। जो लॉर्ड कैनिंग जो 1856 ईस्वी में गवर्नर बने, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के कंपनी के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन, जो ब्रिटिश सम्राट थे उनके अधीन में यह भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए। जो लॉर्ड कैनिंग था, यह भारत का प्रथम वायसराय था। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड कैनिंग था। और पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो वह लॉर्ड कैनिंग बना। हम अगला पॉइंट देखते हैं 29 नंबर। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। जो लॉर्ड कैनिंग था, इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। जो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी ऐतिहासिक विद्रोह। तो इसी विद्रोह के बाद जो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार किए गए, उसके अंतर्गत जो भारत का शासन कंपनी के हाथों में था, वो कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा लॉर्ड कैनिंग के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। लॉर्ड कैनिंग 30 नंबर यानी 30 नंबर है हमारा। कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1856 ईस्वी में। जो लॉर्ड कैनिंग था, इसके समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इनकी स्थापना की गई। कब की गई थी? 1856 ईस्वी में। जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना 1856 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है 31 यानी 31 नंबर। कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो 1856 ईस्वी में जो विधवा होती थी, जो उनके लिए पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिससे जिस महिला का पति मर जाता था तो वह उसके बाद अपनी दूसरी शादी कर सकती थी, जिसे पुनर्विवाह भी कहा जाता है। तो वह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही यह कानून पारित किया गया था। यह एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहते हैं पुनर्विवाह अधिनियम, जिसके चलते एक विधवा अपना पुनर्विवाह कर सकती थी, किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकती थी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग के बारे में 32 नंबर। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। मैकाले द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था दंड संहिता का, उसे जो 1858 ईस्वी में बनाया गया था कानून,
तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। जो दंड संहिता कानून जो बनाया गया वो 1858 ईस्वी में बनाया गया, और जो अपराध विधान संहिता का जो कानून बनाया गया वो 1859 ईस्वी में बनाया गया। किसके समय में बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 33 नंबर। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। जो एक व्यक्तिगत सिद्धांत था जिससे राज्य विलय की नीति, जैसे कोई राज्य होता था तो उसे अपने राज्य में मिला लिया करते थे, जैसे विलय कर लेते थे, तो उसे लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है हमारा 34 नंबर। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। जो 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसे बनाया गया और पारित किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अगर पूछा जाए इंडियन काउंसिल एक्ट किसके समय में पारित हुआ या उसके समय में गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। और इसके साथ ही पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला और आखिरी पॉइंट है हमारा लॉर्ड एलिंग के बारे में, जो कि लॉर्ड एलिंगन थे 1862 से 1863 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सिर्फ एक साल के ही शासनकाल में रहे। उसका कारण था इसने बावी आंदोलन का दमन किया। जो बावी आंदोलन था उसका दमन किया। और 1863 ईस्वी में धर्मशाला, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसकी मृत्यु हो गई। धर्मशाला जो था वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु 1862 में यह गवर्नर जनरल बना। और गवर्नर जनरल बनने के ठीक एक साल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? धर्मशाला में। तो यह सबसे कम समय तक गवर्नर जनरल रहा, जो लॉर्ड एलिंग था, 1862 से 1863 ईस्वी तक। इसके आगे की सीरीज़ भी लेकर आएंगे। अगर आप लोग इसकी आगे की सीरीज़ चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारी इस क्वेश्चन में गलती हो या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट करें। हम आपके कमेंट का जवाब हम आपको देंगे। और इसके आगे की सीरीज़ हम आपको अगले पार्ट में ले आएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।